हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु मंत्रा। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के पार्ट अभी तक हमारे समाप्त हो चुके हैं। आज से हमारा सेशन डिपेंड होगा किस पर? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। किस पर डिपेंड होगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। ठीक है, तो क्या होता है हमारा, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी आपको कि लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलाउ स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी लाइट किस पाथ में चल रही है आपकी? स्ट्रेट लाइन में चलेगी। और किसमें? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में। ठीक है, तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में आपको एक स्ट्रेट लाइन पाथ का मूवमेंट आपको लाइट का देखने को मिलता है। लेकिन क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ये लाइट ट्रेवल करती है तब क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? ठीक है, डज प्रश्न क्या है यहाँ पर, क्या ये अभी भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए दिखेंगे या फिर चेंज इट्स डायरेक्शन, क्या ये अपने डायरेक्शन चेंज करने को दिखता हुआ होगा? ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने हैं जो आपको डेली लाइफ में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। जैसे क्या ऑब्जर्वेशंस आपको बताए जा रहे हैं कि ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि बॉटम ऑफ अ टैंक आर अ पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। ठीक है, जब हम लोग किसी टैंक में, मान लीजिए ये आपका टैंक है, इस टैंक में आपने क्या कर दिया, एक पानी भर दिया या कोई पॉन्ड है। ठीक है, तो इसका जो ये बॉटम है, हमारा बॉटम लेवल, ये बॉटम लेवल हमको क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देने लग जाता है, यानी ये हमारा अपीयरिंग पोजीशन हो जाता है। ठीक है, या फिर कोई मान लीजिए पॉन्ड है, क्या है, एक पॉन्ड है, उसमें पानी भरा हुआ है। तो इस पॉन्ड में जब पानी भरा जाएगा तो पॉन्ड का जो नीचे वाला सरफेस है, ये सरफेस हमको थोड़ा सा ऊपर दिखाने देगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ये आपका एक सवाल है कि जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि किसी बाल्टी में, किसी चीज़ में पानी भरा गया है तो बाल्टी का जो बॉटम वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा ऊपर नजर आने लग जाता है। ठीक है, या फिर व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर, कहाँ पर कुछ लिखा गया है, मान लीजिए ABCD कुछ लिख दिया गया है, इस पर आपने क्या रख दिया, एक ग्लास स्लैब रख दिया। क्या रख दिया है? एक ग्लास स्लैब जो कि ट्रांसपेरेंट होगा। तो आप जब ग्लास स्लैब रखेंगे तो ग्लास स्लैब रखने के बाद आपको जो ये लेटर है वो किस तरीके से दिखाई देगा? ठीक है, तो जब ग्लास स्लैब में से किसी प्रिंटेड मैटर को देखेंगे तो द लेटर्स अपीयर रेज्ड व्हेन व्यूड थ्रू द ग्लास स्लैब, ये प्रिंटेड लेटर क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। इसका क्या रीज़न है? ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन आपने देखा होगा क्या, कि व्हेन सी अ पेंसिल पार्शली इमेज्ड इन अ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर, कोई ग्लास है, इस ग्लास में वाटर भरा हुआ है और इसमें आपने एक पेंसिल ऐसे डिप किया हुआ है। ठीक है, तो पेंसिल जब आप इसमें डिप करेंगे तो ये पेंसिल का एक्चुअल पोजीशन हो रहा है। ठीक है, तो पेंसिल जब आपने डिप किया है तो क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है कि इट अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर, ऊपर का एयर हो गया और नीचे वाटर हो गया, तो इनके इंटरफेस पे, यानी यहाँ पर आप कुछ इसकी पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा टिल्ट नज़र आएगा, जो भी पेंसिल आपने रखा हुआ है ये एयर और वाटर के इंटरफेस पे, यानी इस अपर वाले पोजीशन से थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल आप क्या देख सकते हैं कि एक लेमन है केप्ट इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी बिगर देन इट्स यूजुअल साइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द साइड्स। तो एक ग्लास है आपके पास, क्या है, एक ग्लास है, इस ग्लास में पानी भरा हुआ है। तो पानी में जब आपने क्या डाल दिया है, कि लेमन डाल दिया है, कोई एक लेमन डाल दिया है, तो ये लेमन या कोई भी सामान इसमें डाल देंगे तो इसका साइज थोड़ा सा बाहर से देखने पे क्या होगा, बड़ा नजर आएगा, बिगर साइज नजर आता है। ठीक है, एक्चुअल साइज से जब इसको आप बाहर निकालेंगे तो छोटा नजर आएगा और पानी में जब इसको डिप कर देंगे तो आपको थोड़ा सा बड़ा नजर आता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? और क्या ऑब्जर्वेशंस आप कर सकते हैं? ठीक है, किसी बकेट में कोई बाल्टी है या कोई टैंक है, उस टैंक में आप एक कॉइन डाल दीजिए। ठीक है, कॉइन डालेंगे तो कॉइन भी आपको बाहर से जब देखेंगे तो इसका पोजीशन कहीं और नज़र आता है, थोड़ा सा बॉटम से ऊपर नज़र आएगा। कॉइन पहले रहेगा बॉटम पे और ये थोड़ा सा ऊपर आपको अपीयर होता है।
तो ये सब के पीछे रीज़न क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और सब के पीछे एक ही रीज़न है और वो कौन है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कौन सा रीज़न है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही रीज़न है। ठीक है, तो क्या क्या बात बोला गया यहाँ पर कि केस ऑफ अपेरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेसमेंट पेंसिल। ठीक है, पार्सली इमर्स्ड इन वाटर। वाटर में कोई पेंसिल वगैरह डाला गया है, उसका जो पेंसिल का पोजीशन होगा वो थोड़ा सा हमारा डिस्प्लेस्ड हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको दूसरे जगह से नजर आएगा। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? The light reaching to you from the portion of the pencil inside the water seems to come from different direction. वाटर के अंदर से यानी इस यहाँ से जो लाइट हमारे तक पहुँच रही है ये किसी और डायरेक्शन से अपीयर हो रही है, और ऊपर से जो लाइट पहुँचती है ये हमारे किसी और डायरेक्शन से आती हुई नज़र आती है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लाइट जो है अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रही होती है। ठीक है, तो दोनों के आने का पाथ चेंज हो जाता है जब हम लोगों का मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक, तो हुआ क्या ये, और कंपेयर टू द पार्ट ऑफ वाटर। ठीक, तो यहाँ से आप चीज़ें आगे क्या देख सकते हैं कि पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस। तो यहाँ पर इंटरफेस पे आपको क्या होगा, ये हमारा पेंसिल का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। ठीक, और वही रीजन है लेटर्स अपीयर्स टू बी रेज व्हेन सीन थ्रू द ग्लास स्लैब प्लेस्ड ओवर इट। ठीक है, यानी किसी लेटर के ऊपर जब कोई ग्लास स्लैब रख दिया जाता है तो थोड़ा सा आपको ऊपर दिखाई देता है। ठीक, अब इसी चीज़ को आपको किसी और मीडियम से भी रिप्लेस करके चेक करना है, कोई और मीडियम। मतलब क्या हो गया कि वाटर की जगह पर, इंस्टेड ऑफ वाटर की जगह पर आपको क्या यूज करना है, यूज लाइक केरोसिन या फिर टर्पेंटाइन। ठीक है, इन सब मीडियम को भी डाल के चेक करना है क्या अभी भी वही सेम लेटर अपीयर टू बी रेज्ड एट द सेम हाइट। क्या बोला गया? सेम हाइट, है ना। जिस हाइट पे आप एयर और ग्लास को लेके चेक कर रहे थे, वाटर वगैरह को लेके चेक किए, उसी हाइट पर क्या अभी भी आपको केरोसिन या टर्पेंटाइन पर रखने पर दिखाई दे रहा है? ठीक है, या नहीं दिखाई दे रहा, ये बातें आपको यहाँ पर नोटिस करनी है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पेयर ऑफ मीडिया। यानी कि दो अलग अलग मीडिया में आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगा कि दोनों मीडियम में आपको कुछ ना कुछ वेरिएशन दिखाई देगा कि अब हमारा उस प्लेस पर नहीं नज़र आ रहा, कुछ हाइट में चेंजेस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि ये एक तरफ की तरफ इशारा करते हैं, इंडिकेट्स दैट लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया। ठीक है, तो यहाँ से एक ही बात की तरफ इशारा होती है कि जो लाइट है वो लाइट हमारा हर मीडियम में सेम डायरेक्शन से ट्रेवल नहीं करती। अगर सेम डायरेक्शन से ट्रेवल कर रही होती तो आपको सेम हाइट पर चीज़ें अपीयर होती। ठीक है, क्लियर है। तो सब बातों से क्या चीज़ बात सामने आता है, रीजन क्या आपके सामने आ रहा है कि when light traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in the second medium changes। ठीक है, तो क्या चीज़ें देखने को मिल रही है कि when light traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in the second medium changes, और this phenomena is known as the refraction of light। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या चीज़ है? व्हेन लाइट ट्रेवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम चेंजेस। ठीक है, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। क्या नाम बोला जाता है इसको? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपका एक मीडियम है एयर और नीचे एक मीडियम हो गया वाटर, तो लाइट हमारा एयर से आ रहा हो, एयर से ट्रेवल करते हुए आया है, और जैसे ही ये वाटर में चलेगा तो वाटर में ये अपना डायरेक्शन बदल लेगा। ठीक है, और फिर एयर में जाते समय ये अपना डायरेक्शन बदलेगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, लाइट में चेंज ऑफ डायरेक्शन हो रहा है, चेंज ऑफ डायरेक्शन। और जब लाइट का चेंज ऑफ डायरेक्शन हुआ किसकी वजह से हुआ? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा था। ठीक है, तो मीडियम चेंज होने से चेंज ऑफ डायरेक्शन हुआ, तो इसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिया गया है। एक्टिविटी में क्या बोला जा रहा है
कि प्लेस अ कॉइन एट द बॉटम ऑफ द बकेट फिल्ड विथ वाटर, यानी कोई बाल्टी है, उस बाल्टी के बॉटम पर क्या करना है, एक कॉइन जो है रख देना है। ठीक है, आपने इसमें क्या रख दिया, एक कॉइन रख दिया है बॉटम पर। क्या चीज़ होगा फिर कि विद योर आइज टू अ साइड एबव वाटर, आप क्या देखेंगे, साइड में अपने आई से देखना है वाटर से। ट्राई टू पिक अप द कॉइन इन वन गो, यानी एक ही बार में बाहर से देखना है ना, बाल्टी के बाहर से देखना है, यानी बाहर से मतलब इधर से कहीं से देखना है आपको, और देखते हुए हाथ से क्या करना है, एक ही बार में इस कॉइन को पकड़ के उठाना है। ठीक है, क्योंकि बाहर से आपको कॉइन दिखाई देगा, और एक ही बार में क्या करना है, इस कॉइन को आपको क्या करना है, हैंड से पकड़ना है। ठीक है, तो क्या ऐसा हो पाता है कि एक ही बार में आप इसको पकड़ पाते हैं? डिड यू नॉट सक्सीड इन डूइंग इट वन गो, यानी क्या आप इसको एक ही बार में पकड़ पाते हैं या नहीं पकड़ पाते, ये बातें आपको चेक करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप एक ही बार में इसको पकड़ नहीं पाएंगे, है ना, नॉट सक्सीड होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारा पोजीशन में चेंजेस होता है, डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपगेशन का चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि ये वाटर हो गया और इधर एयर हो रहा है। ठीक है, तो वाटर और एयर में लाइट के जो प्रोपगेशन का डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मीडियम चेंज हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या हो रहा है, एक्टिविटी 10.8, इसमें क्या बोला गया है, आप क्या कर लीजिए, एक लार्ज सैलो बाउल ले लीजिए। ठीक है, एक लार्ज सैलो बाउल ले लेना है। ठीक है, और इसमें एक कॉइन रख देना है, एक कॉइन हमने इसमें रख दिया, और इसमें क्या करना है कि अब बाहर आप क्या करेंगे, जो आपके पास ये बॉल है, ये बॉल आप खड़े होकर देखेंगे तो कॉइन आपको दिखेगा। ठीक है, कॉइन आप यहाँ से देख रहे होंगे तो यहाँ से आपको कॉइन दिख रहा है। अब आप क्या करेंगे, इससे अवे होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? अवे। ठीक है, इससे थोड़ा दूर होते जाएंगे, तो दूर होते जाएंगे तो आप एक पोजीशन पर ऐसे पहुंच जाएंगे जहां पर ये कॉइन आपको नॉट विजिबल होगा, नॉट विजिबल कॉइन, यानी कॉइन विजिबल नहीं हो रहा। और अगर कॉइन विजिबल नहीं हो रहा तो क्या होगा, है ना, आप किसी अपने फ्रेंड से कहिए कि इसमें जो है पानी भरना शुरू करें, वाटर भरना शुरू करिए। ठीक है, तो वाटर जब आप इसमें भरना शुरू करेंगे तो क्या चीज़ देखने को मिलेगा कि आप जिस पोजीशन पर खड़े थे वहाँ से, जहाँ से आपको वो कॉइन नहीं दिख रहा था, अब कुछ देर में जब पानी इसमें भरा जाने लगा तो वो कॉइन आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो पानी फिलअप होने के बाद आपको ये विजिबल हो जाएगा। ठीक, आपको जब पानी उसमें डाल दिया गया तो वो आपको दिखाई देने लग जाता है। क्यों ऐसा दिखाई देने लग गया? क्योंकि जब इसमें पानी भर दिया जाएगा तो ये कॉइन का जो हाइट होगा ये और ऊपर आपको नजर आने लग जाएगा। ठीक है, तो जिस पोजीशन से पहले आपको ये कॉइन नहीं विजिबल था, उसी पोजीशन से ये कॉइन क्या होने लग जाएगा, विजिबल होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कॉइन आपको पहले नॉट विजिबल में था, और जब आपने इसमें पानी भर दिया तो ये विजिबल हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वाटर भरने से क्या होने लग गया, वहां पर मीडियम चेंज हो गया, बाहर एयर हो गया और अंदर वाटर हो गया। तो एयर और वाटर दो अलग अलग मीडियम हो गए, तो वहां पर लाइट का प्रोपगेशन का डायरेक्शन बदल जाता है, इसीलिए वो कॉइन हमें और ऊपर नजर आने लग जाती है और वो हमें विजिबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया, तो यहाँ पर देखिए, द कॉइन्स बिकम्स विजिबल अगेन ऑन पोरिंग वाटर इनटू द बॉल। ठीक है, और क्या होने देता है, द कॉइन अपीयर स्लाइटली रेज्ड एबव इट्स एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके पीछे रीजन क्या बना कि जो कॉइन है वो थोड़ा सा स्लाइटली रेज्ड एबव हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन से ये ऊपर नजर आएगा। और क्यों आएगा? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्लेक्शन होने की वजह से। क्लियर है? नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 10.9 में क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया एक थिक स्ट्रेट लाइन इन इंक, यानी आपको एक स्ट्रेट लाइन बना लेना है इसे। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, थोड़ा सा थिक बनाएंगे। ठीक है, ये थिक स्ट्रेट लाइन बना दिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर एक शीट ऑफ व्हाइट पेपर पे बना लिया आपने, उसके बाद इसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रखना है। ठीक है, और इस तरीके से रखना है कि इट्स एजेस मेक्स एन एंगल विद द लाइन, यानी जब आप ग्लास स्लैब रखेंगे तो ये ग्लास स्लैब एक एंगल पर होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, एक एंगल पे ये ग्लास स्लैब आपको यहाँ पर रखना है। तो जब आप ऐसा रखेंगे तो क्या चीज़ें होंगी कि
इसके पोर्शंस को आपको देखना है साइड से, और साइड से देखने पे क्या मिलेंगे कि ग्लास स्लैब अपीयर्स टू बी बेंट एट द एजेस, है ना। जो लाइन होगी, ये लाइन क्या होती है, जो ग्लास स्लैब की एज है यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेंडिंग वैसे नजर आएगा, ठीक है। ग्लास स्लैब को यहाँ से बेंडिंग नजर आने लग जाएगा, ठीक है, जब इसको आप किसी एंगल पर रखेंगे तब। क्लियर। दूसरा क्या बोला गया है कि अब क्या करना है, इसी ग्लास स्लैब को कैसे रखना, सच इट इज नॉर्मल टू द नाइल, ठीक है। कैसे पोजीशन पर रखना, नॉर्मल वाले पोजीशन पर रखना है, ठीक है। और नॉर्मल वाले पोजीशन पर जब रखेंगे तब क्या होगा, क्या तब ये लाइंस वगैरह अब बेंड होंगी, है ना। डज द पार्ट ऑफ द लाइन अंडर द ग्लास स्लैब अपीयर्स बेंड, क्या ये पार्ट ऑफ लाइन जो है बेंडिंग नजर आएगा या नहीं आएगा, ये आपको चेक करना है। तो जब इसको नॉर्मल रख देंगे, नॉर्मल का मतलब ये हमारा लाइन हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, एक ग्लास स्लैब रखा दिया जो कि कैसा होगा, नॉर्मल होगा। नॉर्मल में रखाएंगे, तो जब नॉर्मल में आप रख रहे होंगे तो ये ग्लास स्लैब पे ये जो लाइनिंग है ये आपको बेंट नजर नहीं आएगी, ठीक है। ये एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन पास होता हुआ नजर आने लग जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे भी रीजन है, अभी आगे चल के देखते हैं, ठीक है। अब इसको टॉप से देखना, ऊपर से देखना, है ना। लुक एट द लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्लास स्लैब, ऊपर से आपको देखना है। ऊपर से आपसे देखना क्या होगा, द पार्ट ऑफ द लाइन बीनीथ द ग्लास अपीयर्स टू बी रेज, थोड़ा सा ऊपर आपको वो लाइट नजर आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, इन सब के पीछे कौन सा रीजन बनता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है। तो अभी तक जितना भी पढ़ाई की उन सब के पीछे क्या बन रहा है, आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बन रहा है। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वहाँ आपको देखने को मिलेगा जहाँ मीडियम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट चेंज हो रहा होगा, ठीक है। यानी जिस मीडियम में लाइट हमारा ट्रेवल कर रहा है वो मीडियम बार बार चेंज हो रहा है। अगर लाइट का मीडियम चेंज होगा तो क्या फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को फिनोमिना देखने को मिलेगा, यानी कि उसके एक्चुअल डायरेक्शन में चेंजेस होंगे, यानी लाइट के जो प्रोपेगेशन का डायरेक्शन होगा वो बदल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या दिया है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यानी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से आपको क्या करना है, रिफ्रैक्शन को देखना है, ठीक है। और ये आपका पिछली बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा था, अब की बार जो रिसेंटली हुआ है सीबीएसई बोर्ड में आपको एक पेपर में आपसे एक सेट में ये पूछा गया था कि रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बारे में आपसे पूछा था, ठीक है। तो इसको चलिए आराम से अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे ये चार चीजें हो रही है, ठीक है। तो ये रहा आपका एक्टिविटी 10.10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखा गया है, कहा गया है एक शीट ऑफ व्हाइट पेपर ले लीजिए ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग द ड्राइंग पिन्स, ठीक है। ओके, एक शीट पेपर लीजिए, ड्राइंग पिन लगा के एक बोर्ड पे लगा दीजिए। उसके बाद क्या करना, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब उस शीट पर रख देना बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या करना, उसकी आउटलाइन ड्रा कर देना, ड्रा द आउटलाइन ऑफ द स्लैब विद द पेंसिल। यानी ग्लास स्लैब रखने के बाद मतलब आपका मान लीजिए आपके पास क्या है, एक ऐसे व्हाइट शीट पेपर है, ठीक है। इसको आपको पिन लगा देना है, पिन इसलिए लगा देना जिससे ये पेपर हिलने डुलने ना पाए। फिर क्या करना है, एक मिडिल में एक ग्लास स्लैब रख देना है, और ग्लास स्लैब जब आप रखेंगे तो इसकी क्या कर देनी है, एक आउटलाइन बना देनी है। क्या बनाने देंगे, एक आउटलाइन बना देंगे पेंसिल से, इसके चारों तरफ मार्किंग कर देंगे जिससे आपको पता रहे कि ये ग्लास स्लैब किस पोजीशन पे रखा गया, ठीक है। फिर क्या कर देना है, 4 आइडेंटिकल पिन ले लेने हैं, 4 आइडेंटिकल पिन लेना है, ठीक है। और 2 पिन जिसको हम लोग ई और एफ के नाम से बोलेंगे उसको फिक्स कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका बना हुआ एक पेपर है, मान लीजिए पेपर पे आपने ई और एफ करके 2 पिन फिक्स कर दिया आपने, ठीक है। ये हमारा ई पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है, ठीक। और ये आउटलाइन बना हुआ है ग्लास स्लैब का, ठीक है। ये ग्लास स्लैब का आउटलाइन हो गया। और जो 4 पिन हमने लिए थे वो 4 पिन ई और एफ करके मार्क कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया आपको कि और
इस तरीके से ये इंक्लाइन करना है कि वर्टिकली सच दैट द लाइन जॉइनिंग द पिन्स इज इंक्लाइंड टू एन एज ए बी। इस ए बी से ये पिन की जो लाइनिंग है, ये लाइन क्या होनी चाहिए, इंक्लाइंड होनी चाहिए। ठीक है, ये जो लाइन आ रही है ये आपको एक एंगल पे इंक्लाइंड आपको दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक एंगल वर्टिकल से इंक्लाइंड दिख रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, ये एक पॉइंट पर एज जो ए बी एज है, ठीक है, इस ए बी एज पर एक पॉइंट पर यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्ट्राइक करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, दूसरा जो बाकी दो पिन थे वो दो पिन क्या कर देना है, जी और एच के नाम से। ठीक है, जी और एच, यहाँ आप देख सकते हैं बाकी जो अदर टू पिन्स है वो जी और एच के नाम से यहाँ पर लगाना होता है। ठीक है, ये कैसे लगाया जाएगा इसी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसी को समझना है। तो यहाँ पे कैसे आप ये पिन लगाएंगे आपको एक बार में हम समझा देते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए पहले आप यहाँ से पर थे, यहाँ से आप इसको खड़े होकर देख रहे थे, तो आपने ई और एफ पिन प्लग कर दिया है। ठीक है, ये पिन्स हो गए, ये आपने लगा दिया। लगाने के बाद आप क्या करेंगे, घूम कर दूसरे साइड पर आ जाएंगे, इस साइड से आएंगे और इस साइड से आप क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन से जो आपका पिन ई एफ लगाया गया है उन पिन को ऑब्जर्व करना है, देखना है ना, सी करना है पिन ई एंड एफ। ई और एफ पिन जो आपने लगाया था इधर वाले साइड पर आने के बाद उसको देखना है, और देखने के बाद सेम स्ट्रेट लाइन जो फॉलो कर रहे होंगे कि उसी सेम स्ट्रेट लाइन में जो आपको अपीयर हो रहा है उसमें जी और एच पिन को लगा देना है। ठीक है, जिस पोजीशन पे आपको जी और एच लगाना है वो आपको सेम स्ट्रेट लाइन अपीयर होते हुए जो दिखाई देगा उसी पे लगाना है, कि जी और एच लगाते समय वो पिन आपको एक सारे चारों के चारों पिन एक सेम स्ट्रेट लाइन में हो जाए, है ना। इस तरीके से लगाना है कि ई एफ जी एच जो पिन्स है ये क्या करें, फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे होंगे और उसी पोजीशन में आपको दिख रहा होगा, उसी पोजीशन से लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आपको लाइंस के ज्वाइन कर देनी है। ठीक है, ग्लास स्लैब हटाना है, रिमूव कर देना, वहाँ बीच में से ग्लास स्लैब निकाल देना है, और ये ए और सी डी, ए बी एज और सी डी एज को आपको बीच में से लाइन को जोड़ देना है। ठीक है, ये लाइंस आपको क्या करनी है, जोड़नी है। ठीक है, और जोड़ने के बाद आप क्या चीज़ें देखने मिलेंगे यही चीज़ें आपको बताना है। ठीक है, कि क्या चीज़ें अपीयर हो रही है। ठीक है, तो जब ऐसा हो रहा होगा तो जो इनकमिंग रेज ऑफ लाइट है और जो फाइनल आउटगोइंग रेज ऑफ लाइट है यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, अब इस लाइट वगैरह को क्या नाम बोला जाएगा, क्या रेज के नाम है, ये सब आप देख लेते हैं क्या क्या नाम यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ कि यहाँ पर जो ई एफ है, ई एफ वाली रेज को बोला जाता है इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट। क्या नाम बोला जाएगा, इंसिडेंट रे। ठीक, और जो एन और एन डैश आपको यहाँ पर ड्रा करा हुआ दिख रहा है, एन और एन डैश, ये जो रेज आप है इसको बोला जाता है नॉर्मल। क्या बोला जाएगा, नॉर्मल। ठीक, और ये हमारा ओ पॉइंट क्या होता है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल पॉइंट बोल दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए नॉर्मल पॉइंट और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो एंगल का फॉर्मेशन इधर हो रहा है इस एंगल का नाम होता है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में फॉर्म कर रहा है उसको बोला जाएगा इंसिडेंट एंगल। अब यहाँ देखिए ये जो लाइट यहाँ पर निकली है जिसको बोला जाए ओ ओ डैश, ओ से ओ डैश। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की लाइट, ये जो लाइट है, ठीक है, इस रे ऑफ लाइट का नाम हो जाता है रिफ्रैक्टेड रे। क्या नाम हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में यहाँ पर भी एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, इस एंगल का नाम हो जाता है रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, उसके बाद में इधर आ जाएंगे हम, यहाँ पर आपको एक नॉर्मल दिखाई दे रहा, यहाँ पर एम और एम डैश करके एक नॉर्मल अपीयर हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, और ये पॉइंट हो गया ओ डैश। ठीक, और जी एच हमारा इमर्जेंट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक,
तो क्या चीज़ हुआ यहाँ पर नॉर्मल, अच्छा ये वाला रे जो जी एच है, जी एच रे का नाम हो जाता है इमरजेंट एंगल, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे है ना। जो रे बाहर निकल रही है और रिफ्रैक्शन के बाद जो बाहर निकल रही है उसका नाम हो जाता है इमरजेंट रे, ठीक है। और जो एंगल नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच में बन रहा है इसका हो जाता है इमरजेंट एंगल, इमरजेंट एंगल, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये R1 और यहाँ I2 बना हुआ है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है I2, ठीक है, और यहाँ R1, ठीक है। तो ये R1 और I2 ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों नॉर्मल जो हमारा N और N डैश नॉर्मल है ये पैरेलल होता है, ठीक है। क्या होगा, ये पैरेलल होगा M और M डैश नॉर्मल के, ठीक। और अगर पैरेलल है तो हमारा O डैश एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करता है और ट्रांसवर्सल के दोनों तरफ करके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रूप में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए ये ग्लास स्लैब आपका अब यहाँ पर अवेलेबल ना होता तो लाइट रे हमारी सीधे सीधे यहाँ से ऐसे ट्रेवल करते हुए वापस आ जाती, ठीक है। सीधे हमारा ऐसे बाहर निकल आता, ठीक। तो अगर ये सीधे ऐसे निकल आता तो ओरिजिनल जो रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट आई है ये वाली रे, ठीक। अब इस रेज में और जो बिना रिफ्रैक्शन वाली रेज है इस रेज के बीच में एक स्लाइटली डिफरेंट गैप आता है, इस गैप का नाम होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस गैप का जो नाम होगा ये क्या होगा, हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रे। और ये क्यों होता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो जाता है रास्ते में, पाथ ऑफ लाइट का क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है, यानी कि जो प्रोपिगेशन ऑफ लाइट है वो आपके मीडियम बदलने से क्या हो रही है, चेंज कर ले रही है, ठीक है। अच्छा ये जब चेंजेस होते हैं तो दो बातें यहाँ पर ध्यान देना है कि कब ये रिफ्रैक्टेड रे हमारा नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा और कब ये अवे ऑफ फ्रॉम नॉर्मल की तरफ होगा, ठीक है। जो हमारा एन डैश है कोई ज़रूरी नहीं है आपका ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ ही झुके। देखिए यहाँ पर नॉर्मल की तरफ क्या हो रहा है, यहाँ से आपका नॉर्मल की तरफ झुकाव हो रहा है, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ये नॉर्मल की तरफ ही हमेशा झुके, अवे फ्रॉम भी नॉर्मल हो सकता था, यानी कि आपका रे ऑफ लाइट इधर से भी जा सकता था रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है। ये वाला पाथ भी फॉलो कर सकता है। तो ये कब हमारा नॉर्मल की तरफ भागेगा और कब अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा इसको हम बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हमारा लाइट रे, जो लाइट रे है ट्रेवल्स फ्रॉम, कहाँ से ट्रेवल करें, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करें, डेंसर मीडियम, तब जो है जो रिफ्रैक्टेड रे है ये किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, ठीक है। दूसरा केस कि इसी का अपोजिट हो जाए, यानी कि डेंसर मीडियम से, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, और जब ऐसा हुआ होगा तो हमारा ये रिफ्रैक्टेड रे किधर मूव करेगा, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल से ये दूर भागेगा, ठीक है। अब यहाँ दो शब्द इस्तेमाल किया गया है, एक शब्द है आपका रेयरर मीडियम और एक शब्द है डेंसर मीडियम, ठीक है। दोनों मीडियम में फर्क क्या है कि जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम हो, मोर हो कंपेयर टू अदर,
है ना, यानी स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, ठीक है। वो कैसा मीडियम हो जाएगा, रेयर मीडियम होगा कंपेयर टू अदर मीडियम, ठीक है। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम मिलने लग जाए वो हमारा डेंसर मीडियम हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट लेस हो, ठीक है। दो मीडियम है, दोनों मीडियम में आपको कंपेयर करना है कि कौन सा रेयर मीडियम है और कौन सा डेंसर मीडियम है। तो जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो आपके ज़्यादा हो वो मीडियम कैसी हो जाएगी, रेयर मीडियम होगी। और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाए वो हमारी कैसी मीडियम हो जाएगी, डेंसर मीडियम हो जाएगी। क्लियर है। और यदि लाइट हमारा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे किधर मूव करेगा, नॉर्मल की तरफ मूव करेगा। और यदि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे किधर मूव करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करेगा। क्लियर है, सारी बातें क्लियर है। आगे चलते हैं। इस पर आपके पास दो लॉ बताए गए हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है उसको। किस नाम से जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर दो लॉ बताया जाएगा रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या क्या लॉ बताएगा। पहला लॉ क्या है, दो ही लॉ है, टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। दो लॉ है, क्या पहला, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। जो नॉर्मल है, जो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के क्या है इंटरफेस पे ड्रा किया जाता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, है ना, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो क्या होंगे, सारे लाई इन द सेम प्लेन होंगे। दूसरा लॉ इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको अलग से पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये दूसरा लॉ है जो उसमें बोला गया कि साइन ऑफ इंसिडेंट ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। अब ये कांस्टेंट, अच्छा, इस लॉ का नाम क्या होगा, लॉ का जो नाम होगा वो लॉ का नाम क्या होगा, स्नेल्स लॉ। कैसा लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो इस लॉ का नाम क्या होता है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर दो कंडीशन है, टू कंडीशंस। जब भी ये स्नेल्स लॉ हम फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस को भी अप्लाई करना होता है। क्या कंडीशन होगा कि लाइट ऑफ अ गिवन कलर, यानी कलर ऑफ लाइट ये चेंज नहीं होना चाहिए, और फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी मीडियम भी आपको चेंज नहीं करना है ना। तो दो कंडीशन यहाँ पे आपको याद रखना होता है। क्या कंडीशन से याद रखना है कि फॉर गिवन पेयर ऑफ लाइट या फॉर द सेम कलर ऑफ लाइट, जो लाइट ट्रेवल कर रहा है वो आपका सेम कलर होना चाहिए। और फॉर सेम मीडियम ऑफ प्रोपगेशन, सेम मीडियम ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। यानी लाइट रे यदि आपका रेयर से डेंसर जा रहा तो रेयर से डेंसर ही जाना चाहिए और उसी मीडियम में होना चाहिए, जो मीडियम आपने शुरुआत में ले रखा था उसी मीडियम में होना चाहिए। और ये जो स्नेल्स लॉ है ये किस एंगल के लिए ट्रू है, ट्रू फॉर ओनली एंगल 0 to 90 के बीच में जो भी इंसिडेंट एंगल होगा, ये इंसिडेंट एंगल आपका 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 90 से कम पर होना चाहिए, तभी इसको हम ट्रू मानेंगे, ठीक है। जो भी इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन का रेशियो है, ये रेशियो कांस्टेंट तभी माना जाता है जब लाइट आपका सेम कलर का हो, ठीक है। लाइट रे जो ट्रेवल करा रहे हैं ये सेम कलर में हो और सेम मीडियम ऑफ प्रोपगेशन हो और एंगल का जो वेरिएशन हो 0 to 90 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ।
और यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू निकल के आती है, दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, आपको क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। इसका मतलब अगर आपका लाइट रे एयर से वाटर में ट्रेवल किया है तो जिस मीडियम में आपका रिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है, इसी मीडियम का यहाँ पर क्या आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया क्या गया, साइन आई अपान साइन आर, यानी जिस एंगल को नीचे लिखा जा रहा है, यानी जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में। यानी यहाँ पर ये जो बोला जाएगा कांस्टेंट वैल्यू, जिसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, तो अगर एयर और वाटर के केस में ले रहे हैं तो यहाँ नाम लिया जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो ये हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो आपका नया टर्म आया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए गुरु मंत्रा के साथ, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, थैंक यू।